ईरान युद्ध का अपडेट। व्हाइट हाउस में हड़कंप है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 72 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान नहीं झुका तो उसके तेल के भंडार को उड़ा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या खामेनेई मुल्क घुटने टेक देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो मैसेज वॉशिंगटन भेजा उसने ट्रंप की टेंशन को दोगुना कर दिया है। साथ ही ईरान रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ एक ऐसा एक्सिस ऑफ फ्रेंड्स तैयार कर रहा है जिसके चक्रव्यूह में अब ट्रंप को घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान ने पीस टॉक में प्रगति नहीं होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। इस कूटनीतिक गतिरोध के बीच अराक्ची ने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अब मुलाकात कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल हमेशा से आर्या पार कर रहा है। फॉक्स न्यूज को फोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 3 दिन में सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह ठप होगा और तकनीकी खराबी से उसकी पूरी इकोनॉमी ब्लास्ट हो जाएगी। ट्रंप का गणित सीधा है, ईरान की घेराबंदी इतनी सख्ती कर दो कि उसकी पाइपलाइनों में तेल का प्रेशर बढ़ जाए और वो खुद ब खुद फट जाएं। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बीच ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट की पहरेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तेहरान से नहीं आ रही एक और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे तो उधर प्योंगयांग में रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री दिख रही है जो वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी है। जब ट्रंप ईरान को धमका रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन के रक्षा मंत्री किम जोंग उन के साथ हाथ मिला रहे थे। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का उत्तर कोरिया पहुंचना और किम जोंग उन का उन्हें गले लगाना ये महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस की नीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जाहिर है ये तिकड़ी अब ट्रंप की नई फॉरेन पॉलिसी के सामने सबसे बड़ी दीवार बन गई है। विदेशों में फंसते ट्रंप के लिए घर के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हिल्टन होटल में गोलियां चली। हमलावर की पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि एलन एक डेमोक्रेट है जिसने कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में चंदा दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। से 10 मिनट पहले परिवार को एक लिखित बयान भेजा था। इसमें उसने पेडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। दावा है कि एलन ट्रंप की नीतियों से नाराज था। ईरान की पाइपलाइन फटेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान, रूस, उत्तर कोरिया की घातक तिकड़ी ट्रंप के कूटनीतिक धैर्य की परीक्षा ले रही है। ये महज एक गठबंधन नहीं बल्कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को नाकाम करने वाला एक वैश्विक चक्रव्यूह है। रही बात लोन वुल्फ हमलों की, तो ये ट्रंप के लिए बाहरी दुश्मनों से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि घर के अंदर छिपे ये साइलेंट किलर सुरक्षा घेरे को नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र के भरोसे को निशाना बना रहे हैं। अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों की वजह से अब चौतरफा ट्रंप इस वक्त घिरे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल लेबनान सीमा पर शांति की उम्मीदें एक बार फिर धुआं होती दिखाई दे रही हैं। जारी सीज फायर के बीच रविवार को लेबनान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों से दक्षिणी इलाके में भारी तबाही हुई है। 14 लोगों की मौत की खबर है, 37 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की ओर से लगातार हो रहे हमलों ने साफ कर दिया है कि कागजों पर हुआ सीज फायर समझौता, जिसका ऐलान खुद ट्रंप ने किया था, वो भी अब दम तोड़ रहा है। ट्रंप की बातें नहीं चल पा रही। सीज फायर के बावजूद इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। दक्षिण लेबनान के
तैयबा के रेस्क्यू के लिए पहुंचे इजरायली हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख, इजरायली सेना की 77वीं बटालियन का एक टैंक खराब हुआ तो उसे ठीक करने के लिए सैनिक जुटे थे, तभी आसमान से मौत बनकर हिजबुल्लाह का ड्रोन आ गिरा। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जब घायलों को बचाने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तब भी ड्रोन से हमला जारी रहा। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इजरायली सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये कहानियां कह रही हैं कि इजरायल की सेना पर लेबनान कई बार भारी पड़ जा रहा है। हिजबुल्लाह की ताकतें। मुसीबत सिर्फ वॉशिंगटन में ट्रंप के लिए ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके सबसे खास दोस्त और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सिंहासन भी उनके अपने देश में अब डोलने लगा है। इजरायल में चुनावी साल है। नेतन्याहू के खिलाफ एक ऐसा महागठबंधन तैयार किया गया है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। सियासी तौर पर 2 धुर विरोधी नफ्ताली बेनेट और याइर लेपिड अब एक हो गए। आखिर क्या है इनका प्लान, कैसे नेतन्याहू को घेरा जा रहा है उनके घर में, देखिए। इजरायल की राजनीति में बीबी के नाम से मशहूर नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए उनके 2 पूर्व प्रतिद्वंदियों ने हाथ मिला लिया है। राइट विंग के नेता नफ्ताली बेनेट और मध्यमार्गी याइर लेपिड ने अपनी पार्टियों का विलय कर एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा गया है टुगेदर। बेनेट और लेपिड की ये जुगलबंदी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चुनावी खतरा मानी जा रही है। जहां एक तरफ इजरायल युद्ध और आंतरिक विरोध का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने नेतन्याहू की घेराबंदी तेज कर दी है। क्या नेतन्याहू युग इस चुनावी साल में खत्म हो जाएगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। यानी ट्रंप वहां परेशान है और यहां इजरायल में नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें एक और कानूनी झटका लगा। यरूशलेम की जिला अदालत ने सुनवाई शुरू होने से महज 1 घंटे पहले नेतन्याहू की गवाही देने की याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया। दरअसल नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे, उसकी जांच चल रही है। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने साफ किया कि किसी भी संभावित माफी पर विचार करने से पहले नेतन्याहू को इन मामलों में कानूनी समझौता करना होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वहीं से जुड़ी हुई हमले से। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजई ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान एक दोस्त जरूर है, लेकिन वो अमेरिका और ईरान के बीच निष्पक्ष मध्यस्थता नहीं कर सकता। रेजई के मुताबिक पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देता है, जिससे उसकी तटस्थता संदिग्ध हो जाती है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने महज 24 घंटे के भीतर 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। यानी पाकिस्तान के इंटेंशंस पर ईरान को शक है। और अब कार्यक्रम के आखिर में आ गए चक्रव्यूह में। बात करेंगे पब्लिक व्यू की, जनता क्या कह रही है अलग अलग स्टोरीज पर। श्रुति ठाकुर जी का ट्वीट है बंगाल के चुनावों पर। बंगाल इलेक्शन में पहले चरण के बम्पर वोटिंग को देखने के बाद जनता को इंतजार है फाइनल नतीजे देखने का। उलट फेर होकर कुछ खेला होगा या ममता जी को ही झेलना होगा। अगला पब्लिक व्यू राघव कृष्णा का है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से ही बंगाल में ममता की विदाई हुई तो विपक्षी इमारत का सबसे मजबूत स्तंभ गिर जाएगा। एक और पब्लिक व्यू ले लेते हैं, विशाल कृष्ण पाठक का है। यह भी बंगाल चुनावों पर है। जो काम राहुल गांधी कांग्रेस ने दिल्ली में किया वही काम अब पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। भाजपा को जिता रहे हैं, बाकी ममता रहेंगी या गई पता तो 4 मई को चलेगा। एक और पब्लिक व्यू राघव चड्ढा के मामले पर आया है। माधुरी चिंचमतलपुरे जी का बयान है, ये माधुरी जी का। वो लिखती हैं कि कल तक राघव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ यॉर्कर फेंककर विपक्ष के स्टंप्स उखाड़ने का दम भरते थे। आज वही खिलाड़ी पाला बदलकर उसी टीम के लिए पिंच हिटर बन गए हैं। राजनीति का वो मैच है जहां नैतिकता रिटायर्ड हट होकर पेविलियन लौट चुकी है। बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट की एनालॉजी के साथ माधुरी जी ने अपना ये विचार लिख के भेजे। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।